हेलो एंड वेलकम टू एक्सेलेंस क्लासेस अ वे ऑफ सक्सेस विथ मी रूपेश। तो चलिए दोस्तों, हम लोग CCRAS के अगले सेट नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। बट बिफोर वी बिगैन, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो वी मेक। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लुक इनटू द फर्स्ट सेक्शन। और फर्स्ट सेक्शन जो है इसका वो है एक पैसेज का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पैसेज को पढ़ते हैं और उसके बाद इससे जुड़े सवालों को हम लोग देखेंगे और उसको डिस्कस करके सोल्व करेंगे। बट उससे पहले अगर एक कमेंट आया था कि पैसेज में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ये आपको बता दें हम कि पैसेज में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका पैसेज बढ़िया है तो आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिए और डायरेक्ट क्वेश्चन सेक्शन पे स्किप करके आप जा सकते हैं। और हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इट टेक्स अ बिट मोर टाइम। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कहता है। पॉवर्टी हैज़ इट्स ओन मीनिंग इन डिफरेंट पर्सन्स। कहता है कि पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। इसका एक अलग मीनिंग है, इट्स ओन मीनिंग, अपना मीनिंग है डिफरेंट पर्सन के लिए, विभिन्न आदमियों के लिए इसका मतलब विभिन्न होता है, डिफरेंट होता है। आगे देखिए, पॉवर्टी और द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर इज अ रिलेटिव टर्म। मतलब पॉवर्टी और स्टेट मतलब होता है एक तरह से स्थिति, मतलब गरीब होने की स्थिति, और गरीबी एक तरह से क्या है, रिलेटिव टर्म है। इट्स मीनिंग वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। और इसका जो मीनिंग है वो किससे वैरी करता है, डिपेंडिंग अपॉन, वो वैरी करता है, डिपेंड करता है किस पे, तो इकोनॉमी की स्थिति पे, इकोनॉमी के स्टेट पे। नेक्स्ट पारा देखिए, पॉवर्टी इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ सोशल फेनोमेनन इन विच अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज अनेबल टू फुलफिल इवन इट्स बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। कहने का मतलब है गरीबी जो है हमेशा क्या है, एवरीवेयर, सभी जगह एक सोशल फेनोमेनन है, मतलब सामाजिक घटना है, इन विच, जिसमें कि अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी का एक सेक्शन इज अनेबल, मतलब एबल नहीं है, अनेबल टू फुलफिल इवन इट्स बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की जो मौलिक सुख सुविधा है वो भी उसको नहीं मिलता है। यह है एक तरह से क्या, एवरीवेयर, और ये एक सोशल फेनोमेनन है। कहाँ, एवरीवेयर। आगे देखिए क्या कहता है, which is when a substantial segment of a society is deprived of का मतलब होता है एक तरह से वंचित होना। तो जब एक सेक्शन सोसाइटी का, सब्सटेंशियल सेक्शन, एक सोसाइटी सेगमेंट सोसाइटी का जब वंचित रह जाता है किससे, तो ऑफ द मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग, मतलब एकदम नीचे स्तर की लिविंग जो होती है, मिनिमम, कम से कम जितना कि वो सस्टेन कर सके, और of living and continues at a bare subsistence level। bare subsistence level कहने का मतलब है क्या, नंग निर्वाह स्तर आप बोल सकते हैं, जैसे फुटपाथ सब पे आपको देखने को मिलता है। दैट सोसाइटी इज सेड टू बी प्लेग्ड विथ मास पॉवर्टी। और ऐसे सोसाइटी को हम लोग क्या कहते हैं, मास पॉवर्टी से वो प्लेग्ड है। प्लेग्ड का यहाँ पे मतलब है क्या, कि एक तरह से त्रस्त है। आगे कहता है द कंट्रीज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड का कंट्री कहने का मतलब है विकसित देश जो सब है उसके लिए। द कंट्रीज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड एग्जिबिट इनवेरिएबली द एग्जिस्टेंस ऑफ मास पॉवर्टी। उसमें भी एग्जिबिट क्या है कि इनवेरिएबली, मतलब वैरी नहीं करता है, और वहाँ भी एक तरह से मास पॉवर्टी एग्जिस्ट करता है। ऑल्दो, यद्यपि, पॉकेट्स ऑफ पॉवर्टी एग्जिस्ट इन द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। अब देखिए यहाँ पे एक फ्रेज है, पॉकेट्स ऑफ का मतलब होता है एक तरह से उसके प्रभाव में, मतलब पॉवर्टी के प्रभाव में कौन सा, डेवलप्ड कंट्रीज भी है, यहाँ तक कि डेवलप्ड कंट्री, इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि डेवलप्ड कंट्रीज, वो कहाँ का, यूरोप का और अमेरिका, यहाँ भी पॉवर्टी एग्जिस्ट करता है, और वो भी पॉवर्टी के पॉकेट में है, मतलब उसके इन्फ्लुएंस में है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा। ये एक निराशा का विषय है फॉर इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग दैट even after more than 60 years since independence, India still suffers from the mass poverty। ये कहता है कि ये एक बहुत ही निराशा का विषय है कि इकोनॉमिक प्लानिंग के फेलियर के बावजूद क्या है कि हम लोग 60 साल हो गया हम लोग के इंडिपेंडेंस को, फिर भी हम लोग मास पॉवर्टी से अभी भी क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। पॉवर्टी इज अफेक्टिंग आवर माइंड। पॉवर्टी क्या करता है, हमारे माइंड को अफेक्ट करता है, अफेक्टिंग आवर स्टेट, हमारे स्थिति को, आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड। ये सभी जगह पॉवर्टी, गरीबी क्या है, सबको अफेक्ट करता है। ऑल्दो देयर वाज
ग्लोबल क्राइसिस, ये ग्लोबल क्राइसिस की बात हो रही है जब ग्रेट डिप्रेशन आया था। इंडिया वॉज नॉट अफेक्टेड एज बाय इट एज इट वॉज द यूएस एंड अदर यूरोपियन कंट्री। कहता है कि यद्यपि जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, ग्रेट डिप्रेशन आया था, उस टाइम इंडिया वैसे अफेक्टेड नहीं था जैसे कि यूएस और अदर यूरोपियन कंट्रीज अफेक्टेड था। दिस वाज बिकॉज ऑफ द पैराडॉक्सिकल सिचुएशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और ये किस लिए? तो ये इसलिए कि पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है इंडियन इकोनॉमी का। इसके कारण ये जो है हम लोग किससे, ग्रेट डिप्रेशन के समय में जब वो ग्लोबल क्राइसिस आया था इकोनॉमी का, उस टाइम जबकि अमेरिका भी और अदर डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज भी उससे अफेक्टेड था, मगर फिर भी हम लोग वहाँ पे, तो पैराडॉक्सिकल कहने का मतलब होता है एक तरह से विरोधाभास, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो जिसमें, उसको इट्स अ वेरी डन बाय एक्सट्रीम poverty on the sideline while it's also thriving and growing economy on the other। तो दोस्तों आशा है आप लोग ये पैसेज समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इससे जुड़े सवालों को देखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। अगर आप लोग इसको ध्यान से सुने होंगे तो देखिए कैसे कितनी आसानी से इससे जुड़े सवालों को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि पॉवर्टी डैश ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी। तो ये फर्स्ट ही लाइन अगर आपको याद हो तो वहाँ पे ये कहा गया था कि पॉवर्टी डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ से हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू गॉट इट। अगला देखिए, अगला कहता है कि वाइल अ सब्सटेंशियल सेगमेंट ऑफ अ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का एक सोसाइटी का जो सब्सटेंशियल का मतलब होता है एक तरह से कंसिडरेबल, मतलब एक बढ़िया मात्रा में, डैश द मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग एंड कंटिन्यूज एट बेयर सब्सिस्टेंस लेवल। मतलब वो किससे, बेयर सब्सिस्टेंस लेवल का आप लोगों को मैंने मीनिंग बताया था कि नंग निर्वाह स्तर होता है। दैट सोसाइटी इज सेड टू बी प्लेग्ड विथ मास पॉवर्टी। तो वहाँ पे आपको मैंने एक शब्द बताया था डेप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित। तो जब एक सोसाइटी का सेगमेंट, सब्सटेंशियल सेगमेंट सोसाइटी का जब अपने मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग से वंचित रह जाता है, तब वो क्या होता है, दैट सोसाइटी कैन बी सेड अ सफरिंग प्लेग्ड विथ मास पॉवर्टी। तो हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, डेप्राइव्ड ऑफ का मतलब वंचित रह जाना। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, मास पॉवर्टी एग्जिस्ट इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज डैश यूरोप एंड अमेरिका। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पैसेज में ही एक फ्रेज बताया था, इन द पॉकेट्स ऑफ, जिसका मतलब होता है एक तरह से इन्फ्लुएंस में होना। और वहाँ पे कहा गया था कि ये ना केवल थर्ड वर्ल्ड की कंट्री में, मतलब विकसित ही नहीं, विकासशील ही नहीं, वहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। थर्ड वर्ल्ड का मतलब वो कंट्री होता है जो कि विकासशील है, डेवलपिंग है, तो उसमें ही नहीं बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज में भी, जो कि यूरोप का और अमेरिका है, उसके पॉकेट में भी क्या है, तो गरीबी है। यहाँ पे इन पॉकेट्स ऑफ कहने का मतलब है उसके इन्फ्लुएंस में है, उसके प्रभाव में है, किसके, गरीबी के। सो हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि इंडिया डैश फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ मास पॉवर्टी ड्यू टू द फेलियर ऑफ इट्स इकोनॉमिक प्लानिंग। मतलब इंडिया जो है ये, वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि था कि आफ्टर सिंस इंडिपेंडेंस 60 ईयर हो गया, उसके बावजूद जो है फिर भी हम लोग सफ़र कर रहे हैं किससे, पॉवर्टी से। क्यों? क्योंकि फेलियर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग के कारण। सो हियर फिर भी का मतलब होता है स्टिल, और सफ़र करने का मतलब उससे जूझ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंडिया स्टिल सफर्स फ्रॉम द मास पॉवर्टी due to the failure of economic planning. I hope you got it. Here your answer would be option number B. Last देखिए, लास्ट कहता है कि dash and there is a lack of equitable distribution of wealth in India. अब यहाँ पे equitable करने का मतलब है lack of equitable का मतलब होता है एक तरह से बराबर, सबको बराबर धन। अब ये एक तरह से अगर आप लोग फोर्ब्स का डाटा, करंट अफेयर्स देखते होंगे तो उसमें फोर्ब्स का डाटा आया था कि इंडिया के 1% जनसंख्या के पास लगभग 99% वेल्थ है। तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इसको नहीं कहा जा सकता, एंड दैट इज अ लैक ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप यू गॉट इट। अब देखिए आपका ऑप्शन है सम इंडियंस आर रिच एंड पुअर। अब देखिए सम इंडियंस आर रिच एंड पुअर अगर यहाँ पे है तो कहने का मतलब है कि वही इंडियन, जो कुछ इंडियन रिच है वही पुअर भी है। तो यहाँ से इसका कोई तुक नहीं बनेगा। जो रिच है वो कैसे पुअर होगा? अगर आप लोग आर्टिकल पढ़े होंगे तो आर्टिकल में कहा जाता है कि जब
दो आर्टिकल द के साथ जुड़ जाए, एंड के साथ जुड़ जाए, दो सब्जेक्ट, और उसमें केवल फर्स्ट वाला आर्टिकल ले, तो उसका मतलब होता है एक ही आदमी। तो यहाँ पे सम अगर एक के साथ है, पुअर के सम इंडियंस है, और आगे में नहीं है पुअर के पास सम, तो यहाँ पे मतलब है कि वही आदमी, जो कुछ आदमी रिच है वही पुअर भी है, तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, ऑल इंडियंस आर पुअर। ये भी यहाँ पे पैसेज में कहीं ऐसा तो था नहीं, ऑथर ने कहीं ये नहीं बताया कि सभी इंडियन पुअर है, नहीं ना है। वैसे भी आप देखिएगा तो 1% के पास तो है ना वेल्थ, 99%, तो वो सब तो पुअर नहीं है, तो ये भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी, सम इंडियंस आर रिच एंड सम पुअर। मतलब कुछ इंडियन जो है वो धनी है और कुछ गरीब है, जिसके कारण क्या है कि लैक ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं हो पा रहा है। 99% वेल्थ जो है वो मात्र 1% जनसंख्या के पास है। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है स्पेलिंग मिस्टेक का, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है। तो देखिए फर्स्ट जो है वो है बॉके। बॉके का लिखा जाता है BOUQUET, बट इट्स प्रोनाउंसिएशन इज बॉके। बॉके का मतलब होता है एक तरह से फूलों का झुंड, या आप गुलदस्ता बोल सकते हैं। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब क्या होता है कि फूलों का झुंड या एक गुलदस्ता आप बोल सकते हैं। तो बोके इसको पढ़ेंगे, ना कि बॉकेट पढ़ेंगे। आई होप यू गॉट इट। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एग्जैगरेट। तो एग्जैगरेट का स्पेलिंग होता है EXAGGERAT, एग्जैगरेट। एग्जैगरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। एक और वर्ड है, वैसे तो बहुत है, मैग्नीफाई भी होता है। तो यहाँ पे एग्जैगरेट का मतलब एक हाइपरबोले भी होता है, जिसका मतलब बढ़ाना चढ़ाना होता है। तो हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। एग्जैगरेट का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, EXAGGERAT, एग्जैगरेट मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाना किसी भी चीज को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है कॉमन एरर का। तो देखिए कॉमन एरर क्या सब है। फर्स्ट कॉमन एरर जो है 8th क्वेश्चन में, वो कहता है शी वॉज शॉक्ड व्हेन शी हर्ड द न्यूज दैट ही हैज़ डाइड। मतलब वो शॉक हो गई जब वो सुनी कि वह कोई है, उनका रिलेटिव होगा कोई, वह मर गया। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, अगर किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट क्लाउज पास्ट में है, वाज शॉक्ड क्या हो गया, एक तरह से पास्ट हो गया। यहाँ पे भी हर्ड देख रहे हैं हम, हर्ड का मतलब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस का यूज हो गया ना। तो अगर कोई भी सेंटेंस का फर्स्ट क्लाउज आगे पीछे का क्लाउज अगर पास्ट टेंस में हो, तो आगे का भी क्लाउज हमेशा क्या होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए। एंड देयरफॉर हियर हैड शुड बी रिमूव्ड बाय हैड, एंड देयरफॉर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हैज की जगह पे हैड होना चाहिए, क्योंकि पहले पास्ट है, पास्ट में है फर्स्ट क्लाउज, तो आगे वाला भी क्लाउज किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, दैट ही हैड डाइड। आई होप यू गॉट इट। लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है कि द बिहेवियर ऑफ यंग बॉयज आर द सब्जेक्ट ऑफ कॉमेंट द वर्ल्ड ओवर। कहने का मतलब है कि बिहेवियर जो है यंग बॉयज का, जवान लड़कों का, वो एक सब्जेक्ट है किसके लिए, तो कमेंट के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो यहाँ पे देखिए क्या है ना, आप यहाँ से बॉयज देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये प्लूरल है, और प्लूरल है तो यहाँ पे आर सही है। बट दोस्त क्या है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट बॉयज नहीं है, यहाँ पे बॉयज का बिहेवियर सब्जेक्ट है, और कोई भी बिहेवियर जो है वो सिंगुलर होता है। एंड अ सिंगुलर नाउन गेट्स अ सिंगुलर वर्ब आफ्टर इटसेल्फ, एंड देयरफॉर हियर आर शुड बी रिमूव्ड बाय इज। देयरफॉर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू गॉट इट। यहाँ पे आर की जगह पे इज होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लड़के नहीं है सब्जेक्ट, यहाँ पे उनका बिहेवियर है सब्जेक्ट, लड़कों का बिहेवियर है सब्जेक्ट, और बिहेवियर क्या होता है, सिंगुलर होता है, और इसीलिए यहाँ पे और सिंगुलर नाउन जो है अपने बाद एक सिंगुलर वर्ब लेगा। तो देयरफॉर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है कि अ वीक माइंडेड पर्सन। वीक माइंडेड पर्सन मतलब जो माइंड से थोड़ा कमज़ोर हो, मतलब माइंड के स्तर पर इनडिफैटिगेबल नहीं हो, वो फैटिगेबल हो, जो कि जल्दी ही डिप्रेस्ड हो जाता हो। तो वो क्या है कि अ वीक माइंडेड पर्सन इज फ्राइटेंड अवे
अब देखिए फ्राइटेंड अवे का मतलब होता है एक तरह से डर के भाग जाना बाय द इनिशियल डिफिकल्टीज एंड गिव्स अप द अटेम्प्ट इन डिस्पेयर। डिस्पेयर का में अटेम्प्ट का मतलब है कि उसको ऐसे ही छोड़ देना। मतलब कहने का है कि एगो वीक माइंडेड पर्सन जो होता है वो डर जाता है किससे, शुरुआती इनिशियल डिफिकल्टीज, शुरुआत में जो डिफिकल्टीज आती है उसी से वो डर जाता है और गिव अप कर देता है जो भी वो करता है उसको वहीं पे। तो यहाँ पे क्या है ना, अगर वो डर गया यहाँ से, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक पैसिव सेंटेंस है और पैसिव सेंटेंस में बी प्लस V3 का होना जरूरी है। तो यहाँ पे बी तो इज तो है भी, आपको बता दें कि इज जो है बी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, बी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है इज। तो यहाँ पे अगर बी है और वो भाग रहा है, मतलब वो एक तरह से यहीं से पता चल रहा है कि वो उसका गुलाम हो गया। पैसिव का मतलब होता है एक तरह से गुलाम भी। तो फ्राइटेन यहाँ पे नहीं, फ्राइटेंड अवे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पैसिव सेंटेंस है और पैसिव सेंटेंस में हमेशा बी वर्ब के बाद क्या होता है, V3 होता है। ये आपको हम वॉइस की क्लास में आगे बताएंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ये पैसिव सेंटेंस है और पैसिव सेंटेंस में क्या होता है कि बी प्लस V3 हमेशा रहना चाहिए और यहाँ पे फ्राइटेन V1 है, इसी कारण ये यहाँ पे गलती है। एंड देयरफॉर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू गॉट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है किसका? नेक्स्ट सेक्शन है फिलिंग द ब्लैंक्स का। तो चलिए इसको भरते हैं। द ट्रेवलर, अब किसी के साथ वो जर्नी कर रहा है और वह रास्ते में उसको कोई ट्रेवलर मिल जा रहा है। द ट्रेवलर टोल्ड अस एंड दैट्स स्टोरी। अब कोई ट्रेवलर जो है वो उसको स्टोरी, इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल का मतलब है जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, और कोई भी स्टोरी के लिए इम्प्रैक्टिकल क्या है कि वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा। अब देखिए इनऑडिएबल, अब अगर वो इनऑडिएबल का मतलब होता है जो कि सुनने योग्य ना हो, मतलब सुना ही नहीं जा सके। इनऑडिएबल मतलब नॉट एबल टू बी ऑट, मतलब ऑडिएबल जिसको कि आप सुन ना सके, वो इतना धीमा आवाज़ है कि उसको आप सुन ना सके, तो उसको बोला जाता है इनऑडिएबल। और एज फार एज, तो ये भी यहाँ से अप्रोप्रिएट नहीं होगा क्योंकि वो तो सुना है ना, तब ना वो किसी को बोल रहा है कि ट्रेवलर ने हमको कहा है स्टोरी, तो यहाँ से ये भी क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। एज फार एज ऑप्शन डी इज कंसर्न इनएफेबल, तो इनएफेबल का मतलब होता है कोई भी, मतलब टू गुड टू एक्सप्रेस इन वर्ड, मतलब इतना अच्छा है या इतना ब्यूटीफुल है वो कि उसको वर्ड में कहा नहीं जा सकता। मतलब वर्ड्स आर नॉट एडिक्वेट टू एक्सप्रेस द स्टोरी, कहने का मतलब है। तो यहाँ से इनएफेबल का भी यहाँ पे तुक नहीं बनेगा, तो ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे एप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है एक तरह से जिस पे विश्वास ना किया जा सके। अब कोई स्टोरी कोई कुछ सुना देगा तो उस पर विश्वास नहीं कर लेंगे, तो वहीं ये अपने पड़ोसी को आके बोल रहा है या किसी फ्रेंड को बोल रहा है कि वो ट्रेवलर जो है हमको एक इनक्रेडिबल स्टोरी सुना गया जिस पर कि हम विश्वास नहीं कर सकते। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू गॉट। चलिए अगला देखते हैं। अगला कहता है कि फ्रांस डैश अ लार्ज पार्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर, मतलब फ्रांस जो है वो अपने क्या करता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का जो है उत्पादन करता है, किससे, तो न्यूक्लियर पावर से। अब देखिए यहाँ पे दो को पहले हटा लीजिए, किसको, मेक को और यूजेस को। मेक और यूजेस का यहाँ पे कोई तुक नहीं है। यहाँ पे तुक बनता है, मेक का मतलब होता है बनाना, यहाँ पे कोई बिल्डिंग टिल्डिंग नहीं ना बन रहा है या कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं ना बन रहा है कि उसका यूज होगा, पहले प्रोड्यूस होगा फिर ना उसका यूज होगा। तो यहाँ से यूज और मेक्स हट जाता है। एज फार एज इमिट्स इज कंसर्न, तो इमिट के बारे में आपको हम बता दें कि इमिट यूज होता है ग्रीन हाउस गैस सबके सेंस में, जो ई कंट्री इतना ग्रीन हाउस गैस को इमिट करता है। बट यहाँ पे बात हो रही किसकी, न्यूक्लियर पावर की ना, और इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है यहाँ पे, या तो प्रोड्यूस होता या नहीं तो प्रोड्यूस का साइनोनिम्स क्या होता है, जनरेट्स। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। इमिट का मतलब, इमिट लगता है किसमें, बाहर निकालने का सेंस में यूज होता है कि ये कंट्री इतना ग्रीन हाउस गैस मुक्त करता है, उन्मुक्त करता है, तो वहाँ पे लगता है क्या, इमिट्स। बट यहाँ पे इमिट्स एप्रोप्रिएट नहीं होगा, यहाँ पे एप्रोप्रिएट क्या होगा, जनरेट्स। तो फ्रांस जो है जनरेट करता है अ लार्ज पार्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी, अपने इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है किससे, तो न्यूक्लियर पावर से। आई होप यू गॉट इट। लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट है आई हैव बीन फॉर्चुनेट, मतलब मैं भाग्यशाली था, टू फाइंड अ डैश ऑफ पीपल हु कैन आई कैन कॉल ट्रू फ्रेंड, मतलब मैं फॉर्चुनेट हूँ, भाग्यशाली हूँ, कुछ ऐसे आदमी मुझे मिले हैं जिसको कि मैं ट्रू फ्रेंड कह सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पॉकेट फुल क्या है, आदमी को पॉकेट में तो लेके चलता नहीं ना है आदमी। अब यहाँ पे माइंडफुल,
और बैगफुल, यह भी यहाँ पे बैगफुल का मतलब है कोई भी जो बैग में आ जाए, और माइंडफुल का मतलब जो माइंड से थोड़ा ठीक हो, तो ये यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होगा। आप लोग अगर हिंदी में सुनते होंगे एक क्या कहते हैं, एक फ्रेज बोला जाता है हिंदी में कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, तो मुट्ठी भर लोग कहने का मतलब है यहाँ पे हैंडफुल। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब है मैं फॉर्चुनेट हूँ, भाग्यशाली हूँ कि कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो मिले हैं जिनको कि मैं अपना ट्रू फ्रेंड कह सकता हूँ। और मुट्ठी भर लोग का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं हैंडफुल, हैंडफुल ऑफ पीपल या हैंडफुल ऑफ समथिंग और एनीथिंग एल्स। आई होप यू गॉट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, क्या ग्रुप ऑफ फिश इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। अब देखिए फिश के यहाँ पे आपको अगर ऑप्शन देखिएगा तो इससे पता चल रहा है कि ये कलेक्टिव नाउन का डिमांड कर रहा है। और फिश के लिए आपको तो पता होगा कि फिश के लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन आता है, तो फिश के लिए आता है स्कूल। फिश के हम झुंड को क्या कहते हैं, स्कूल। यहाँ पे स्वार्म जो है, कलेक्शन तो खैर किसी के लिए लग जाता है, लेकिन कलेक्शन से बेटर यहाँ पे हम इम्प्रूव कर रहे हैं ना, तो उसको और जितना हो सके उतना हमको इम्प्रूव करना है। तो फिश के लिए क्या लगता है, स्कूल लगता है। स्वान दूसरे चीज़ के लिए, जैसे मैन के झुंड को भी कहीं कहीं स्वान आ जाता है, मैन के झुंड से भी पहले, लेकिन मछली के झुंड से पहले स्वान अप्रोप्रिएट नहीं होता है। सो हियर योर अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। किसी भी फिश के कलेक्शन को या फिश के झुंड को हम लोग स्कूल बोलते हैं। आई होप यू गॉट इट। लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है कि द ओल्ड मैन इज एडिक्टेड टू सिंगिंग। अब देखिए सिंगिंग कोई नशा तो नहीं ना है। एडिक्टेड कहने का मतलब है कि वो किए बिना नहीं रह सकता, मतलब उसको आदत लग गया है। लेकिन सिंगिंग एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन एडिक्टेड एक निगेटिव चीज़ है। किसी भी अगर निगेटिव चीज़ का आपको आदत है, दैट मीन्स यू आर एडिक्टेड टू दैट। बट यहाँ पे आप सिंगिंग कर रहे हैं, तो सिंगिंग का मतलब है कि आप उसके फॉन्ड है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है एक तरह से कायल होना, मतलब एक तरह से आप उसके, वो आपके पैशन में है, मतलब उसको किए बिना आप नहीं रह सकते। तो पॉजिटिव सेंस में आप फॉन्ड ऑफ लगाइए, और नेगेटिव सेंस में आप क्या लगा सकते हैं, एडिक्टेड टू। आई होप यू गॉट इट। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको एक लाइन दिया गया है, और उस लाइन को आपको एक वर्ड में बताना है कि कौन सा राइट होगा। तो फर्स्ट इसमें देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि लॉस ऑफ मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं। तो किसी का अगर मेमोरी लॉस हो जाता है तो आपको बता दें कि उसको बोला जाता है एमनेशिया, ना कि एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब एक तरह से होता है राजक क्षमा। एज फार एज डिमेंशिया इज कंसर्न, तो डिमेंशिया एक तरह का पागलपन है या क्रेजीनेस आप बोल सकते हैं, तो वो यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होगा। एज फार एज मायोपिया, तो मायोपिया आप लोग जानते होंगे, ये एक तरह से निकट दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं मायोपिया, और इसका ब्रॉड सेंस में यूज होता है, जो बहुत कम दूर तक देखता है, जिसमें दूर दृष्टि ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं अ मायोपिक पर्सन। तो यहाँ से यह भी अप्रोप्रिएट नहीं होगा। एमनेस्टी का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये एक तरह से राजक क्षमा होता है। जैसे किसी को अगर फांसी दिया जाता है और वो राष्ट्रपति के पास अपना अर्जी लगाता है और राष्ट्रपति उनको माफ़ कर देते हैं, दैट्स अ काइंड ऑफ एमनेस्टी। आई होप यू गॉट इट। चलिए हम लोग यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैलीग्राफी। एज फार एज कार्टोग्राफी इज कंसर्न, तो कार्टोग्राफी हम लोग किसको बोलते हैं, वो एक तरह से मैप का अध्ययन है। और फिलोसफी आप लोग जानते होंगे, जेनियोलॉजी भी आई थिंक आप लोग और अगर नहीं जानते तो आपको बता दें कि जेनियोलॉजी का मतलब होता है एक तरह से वंशावली या वो किसी के वंश का अध्ययन करने को हम लोग बोलते हैं जेनियोलॉजी। और एक होता है गायनिकोलॉजी। गायनिकोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो जेनियोलॉजी और गायनिकोलॉजी में आप कंफ्यूज मत होइएगा। आई होप यू गॉट। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू गॉट। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, और लास्ट सेक्शन है, और इसमें आपको बताना है सिनोनिम्स चूज करना है, जो कि एक वर्ड दिया गया है और उसको कौन सा वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस करता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट है क्राफ्टी। तो क्राफ्टी का मतलब होता है एक तरह से फ्रुगल या इकोनॉमिकल आप बोल सकते हैं, और ये एक तरह से निगेटिव
क्वालिटी वाला वर्ब है जिसका मतलब एक तरह से धूर्त होता है। तो यहाँ पे योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, कनिंग। कनिंग का भी मतलब होता है एक तरह से धूर्त। इविल का मतलब क्या होता है? इविल का मतलब होता है अशुभ या ऑमिनस, जो कि आप लोग को मैंने कल बताया था। अनकाइंड का मतलब जो कि काइंड ना हो, दयालु ना हो। इनफेमस का मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं नोटोरियस या कुख्यात जो है उसको हम लोग बोलते हैं इनफेमस। फेमस का मतलब प्रसिद्ध, और उसमें इन लग गया तो प्रसिद्ध का निगेटिव हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक्सॉर्बिटेंट। तो एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है एक तरह से बहुत ही अत्यधिक के सेंस में यूज होता है। और अत्यधिक अगर आपको ये पता हो तो आप आसानी से यहाँ पे मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब exorbitant, or exorbitant and excessive are synonyms of each other. I hope you got it. Odd का मतलब क्या होता है? Odd का मतलब होता है विषम, मतलब जो आप में मेल ना खाए उसको आप बोल सकते हैं वो ऑड है। रिडिक्यूलस का मतलब आई होप आपको पता होगा, ये भी एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड है रिडिक्यूलस। और थ्रेटनिंग का तो कल के ही वीडियो में आपको बताया था मैंने कि थ्रेटनिंग का मतलब जो कि अशुभ संकेत से आता है, ऑमिनस के सिनोनिम्स में वहाँ पे वो था। आई होप यू गॉट इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब होता है एक तरह से इंक्लिनेशन, किसी के तरफ अगर आपकी झुकाव है, या लगन, लगन भी होता है कहीं कहीं पेंचेंट का मतलब। तो लगन है या आप किसी की तरफ इंक्लाइंड है, दैट मीन्स यू आर पेंचेंट टुवर्ड्स दैट। सो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लाइकिंग। लिंकिंग, लिंकिंग का भी मतलब एक तरह से होता है झुकाव। आई होप यू गॉट इट। एगरनेस का मतलब, एगरनेस का मतलब एक तरह से होता है उत्सुक, कीन बोल सकते हैं इसके सिनोनिम्स को। डिसेबिलिटी का मतलब, एबिलिटी का एंटोनिम हो जाएगा डिसेबिलिटी, और एबिलिटी तो आपको पता होगा, तो यहाँ से ये हो गया। और डिसलाइकिंग, तो लाइकिंग का एंटोनिम हो जाता है डिसलाइकिंग। यहाँ पे जो ये फर्स्ट वर्ड है क्या कहते हैं, लिंकिंग, वो लिंकिंग नहीं है, वो लाइकिंग है। मतलब किसी की तरफ अगर आप झुकाव है, आपका अगर इंक्लिनेशन है, दैट मीन्स यू आर लाइकिंग दैट थिंग। देयरफॉर हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू गॉट द सेट नंबर 6. So this is the end of the video. Thanks for watching. Take care and do subscribe to Excellence Classes.